हैं, +2 की यूनिट है, यूनिट 5th इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? इससे पहले आपको एक चीज समझनी होगी कि मैक्सवेल ने बताया था कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो, तो क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हो तो क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसी बेस के ऊपर है ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है आपकी। देखो वेव का मीनिंग क्या होता है? वेव इज ए डिस्टर्बेंस विच कैरी एनर्जी। तो देखो अगर ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या बन रहा है आपका? 90। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होती है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। और जो इनकी चलने की डायरेक्शन होती है ना, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। मीनिंग आपसे ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये मान लिया आपने, मैग्नेटिक फील्ड ये मान ली, तो जो वेव आपकी प्रोपेगेट करेगी वो जेड एक्सिस के अलोंग करेगी। अगर इसको आप एक्स मान रहे हो, इसको आप वाई मान रहे हो, तो जेड एक्सिस के अलोंग आपकी प्रोपेगेट करेगी। तो यही क्या था? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है? नॉन मैकेनिकल होती है। नॉन मैकेनिकल वेव का मीनिंग क्या होता है? दो टाइप की वेव होती है, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिन्हें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती चलने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे साउंड वेव्स हैं, उन्हें क्या होती है? किसी मीडियम की जरूरत होती है चलने के लिए। पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या आपकी? नॉन मैकेनिकल वेव है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा। मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। विच गिव राइज टू ए ट्रांसवर्स वेव नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो क्या प्रोड्यूस करती है आपकी? एक ट्रांसवर्स वेव, जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उसने कहा था टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसने कहा ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है? एक दूसरे के क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। कई बार ये क्वेश्चन पुट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है? तो कितना एंगल होता है आपका? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। और ये दोनों ना परपेंडिकुलर होते हैं आपस में भी, और जो इनके चलने की डायरेक्शन होती है ना, उन दोनों के भी। ठीक है, तो ये क्या था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है, अगर कोई चार्ज क्या है? स्टेशनरी है, स्टेशनरी चार्ज है, तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई मूविंग चार्ज है, अगर कोई मूविंग चार्ज है तो वो किसका सोर्स होगा? मैग्नेटिक फील्ड का भी। ठीक है, पर एक बात होती है, जब आप कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? आपने बार्ट-सार्ट्स लॉ के अंदर ही पढ़ा होगा कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। पर जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। क्योंकि कोई भी जब करंट इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एटम के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे और प्रोटॉन इस तरफ मूव करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? आपकी जीरो हो जाएगी। अब उसने कहा था अगर कोई चार्ज मूव करता है, अगर कोई चार्ज मूव करता है तो वो क्या रेडिएट करता है? एसिलेट करता है। तो क्या रेडिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एसिलेशन का मीनिंग क्या होता है? जब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आए, जब उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आए टाइम के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिलेटेड चार्ज। अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी कैसे प्रोड्यूस होती हैं, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर प्रोड्यूस्ड बाय एसिलेटेड चार्ज। एसिलेटेड चार्ज जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये भी बोल सकते हैं ओसिलेटिंग चार्ज। अब ओसिलेशन में क्या होता है? ओसिलेशन में क्या होता है? एक पॉइंट के अलोंग ना चीजें मूव करती हैं ऐसे आगे पीछे। जैसे सिंपल पेंडुलम का केस देखा होगा आपने। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि पेंडुलम आपकी मूव करती है, एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, एक पॉइंट पे क्या हो जाती है? मैक्सिमम।
सिंपल पेंडुलम के केस में आपने पढ़ा भी होगा 11th में। तो जो ऑसिलेटिंग चार्ज है ना वो भी क्या होता है, रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मैटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। उन्हें चलने के लिए ना किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन्हें चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो क्या होती है, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। क्या होती हैं? नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। अगर आपसे कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं आपके पास 3 और उनमें क्या चीज कॉमन होगी, तो उनमें क्या कॉमन होगी, उनकी स्पीड कॉमन होगी। क्या कॉमन होगी? स्पीड। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद सेम स्पीड। और वो स्पीड कौन सी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और जो यहां से फार्मूला ड्राइव हुआ आपका C √μ0ε0। μ0 क्या है इसके अंदर? मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। और ε0 क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है आपसे, वो ये कह देगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, C² μ0ε0। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहां क्या आ जाएगा, C² 1/μ0ε0। और अगर आपसे कोई ये कहे कि μ0ε0 की वैल्यू निकालो, तो μ0ε0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/c²। क्या आ जाएगी? 1/c²। और c आपको पता है वेलोसिटी। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ μ0ε0। अब देखो, चाहे तो आप μ0 की पहले SI यूनिट बताओ, फिर ε0 की बताओ, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर आपका आंसर आएगा। या डायरेक्ट तरीका क्या है, हमें ये पता है भाई वेलोसिटी ऑफ स्पीड क्या होती है, सॉरी SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है? मीटर पर सेकंड। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2। ये क्या आ गई? इसकी SI यूनिट आ गई। क्या आ गई? इसकी SI यूनिट। दूसरा क्वेश्चन यहीं से क्या आ जाता है, कई बार डायमेंशन फार्मूले के ऊपर आ जाता है। वो कहेगा व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ डायमेंशनल फार्मूला ऑफ μ0ε0 √μ0ε0। या सिंपल पूछ सकता है μ0ε0, दोनों बता देता हूं। देखो, ये जो μ0ε0 होता है आपको ये अभी बताया था, ये किसके बराबर होता है? C = 1/√μ0ε0। तो यहां से C μ0ε0 किसके बराबर आ जाएगा? 1/c। किसके इक्वल आ जाएगा? 1/c। अगर आपसे कोई ये पूछे कि C का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? L1T-1, यही होता है ना। तो इसका क्या आ जाएगा? √μ0ε0 का। μ0ε0 का क्या आ जाएगा आपका? L-1 T-1। ये इसका क्या आ गया? डायमेंशन फार्मूला आ गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ सकते हैं। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका फार्मूला क्या होता है? 1/√μ0ε0। और μ0 क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ ए फ्री स्पेस। ε0 क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए फ्री स्पेस। यहीं से अगर कोई ये पूछ ले आपसे, देखो मैंने आपको बताया था भाई C² किसके बराबर होता है? μ0ε0 के। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछे कि μ0ε0 का बताओ तो क्या आ जाएगा? 1/c²। और भाई C का डायमेंशन फार्मूला भी आपको बताया था, क्या होता है? C का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? L1T-1। उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा? L² T-2। और फिर उसका रेसिप्रोकल कर देना। तो इसके ऊपर ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। ठीक है, अब आ जाओ, जो उसने कहा है कि जब आपकी जो वेव्स हैं ओसिलेट करती हैं, जब आपकी वेव्स क्या करती हैं? ओसिलेट करती हैं, तो दोनों क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। द ऑसिलेशन ऑफ E एंड B फील्ड आर इन सेम फेज। वो क्या होते हैं? सेम फेज के अंदर होते हैं। फेज का मीनिंग क्या होता है? उनमें फेज डिफरेंस नहीं होता, एंगल का डिफरेंस नहीं होता।
एक प्रॉपर्टी ये होती है आपकी, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर, ऐसे मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड हो गया, ये मान लिया मैंने ई नोट, क्या मान लिया, ई नोट। फिर इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड भी ऑसिलेट करती हैं, क्या करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करती हैं, ऑसिलेट करती हैं। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड मान ली, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड क्या मान लिया मैंने, बी नोट। तो उसने कहा इन दोनों के एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन होता है। द एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, वो फार्मूला क्या होता है, C इक्वल्स टू ई नोट बाय बी नोट। C इक्वल्स टू, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ई नोट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बी नोट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। C इक्वल्स टू E क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और बी नोट क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये मैंने इसकी डिफरेंट फॉर्म लिख दी। देखो इस पहले केस में क्या किया, मैंने इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई नोट इज इक्वल टू सी, बी नोट आ गया। तीसरे केस में क्या किया, मैं बी नोट को ऊपर ले गया और सी को नीचे लेके आ गया, तो बी नोट का फार्मूला क्या आ गया, ई नोट बाय सी। इसके ऊपर भी आपका एमसीक्यू आ जाता है, और एमसीक्यू में क्या पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है कि जब आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जब ये ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये अपने साथ क्या करती है, एनर्जी कैरी करती है, और जो एनर्जी होती है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है अलोंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने कहा है कि भाई जो आपकी टोटल एनर्जी होती है ना वो किसके बराबर होती है, एवरेज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फार्मूला ये होता है, ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है, और ये वाली वैल्यू क्या है, किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वली का मीनिंग क्या होता है, बराबर बढ़ती है दोनों में, ठीक है। मान लो अगर आपसे कोई कहे 4 है तो 2 इसमें डिवाइड हो जाएगी और 2 इसमें डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जो जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं करती, किससे डिफ्लेक्ट नहीं करती, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से क्या आपकी डिफ्लेक्ट नहीं करती। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती हैं वो ओबे करती हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल है उसको ये क्या करती हैं, ओबे करती हैं। ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। फिर आ जाता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना उसका वेव नेचर है, और वेव में आप ऑप्टिक्स में पढ़ोगे कि वेव की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शो द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आ गया आपकी प्रॉपर्टी जो है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ईएम वेव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ऑप्टिकल इफेक्ट। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होता है, इसलिए जितने भी ऑप्टिकल इफेक्ट्स होते हैं, ऑप्टिकल फिनोमेना होते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो प्रेशर है ना, प्रेशर ऑफ ईएम वेव इज गिवन बाय P इज इक्वल टू इंटेंसिटी बाय C, I बाय C। एक ये भी पूछ लेते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में और बताना चाहूंगा मैं आपको कि मैक्सवेल ने क्या किया था 1865 के अंदर, 1865 के अंदर मैक्सवेल ने इसकी थ्योरी दी थी। मैक्सवेल ने क्या किया, इसकी थ्योरी दी, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। उसने 4 इक्वेशन बताई और फिर इसको एक्सप्लेन किया, पर प्रोड्यूस नहीं किया। फिर क्या हुआ, 1887 में हर्ट्ज ने 6 मीटर की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की, लैब के अंदर क्या की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की। उससे पहले 1885 में
सर जगदीश चंद्र बोस जेसी बोस ने 20 मीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की, पर उनका नाम क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने इसको चीज को पेटेंट नहीं करवाया था। तो नाम किसका आएगा? हर्ट्ज का। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपके मार्कोनी। मार्कोनी ने क्या किया, एक सेवरल किलोमीटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस की, और किसके अक्रॉस? ब्रिटिश चैनल के अक्रॉस। कब? 1897 में। अब मैंने आपको बताया था कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है ना, ये साइनोसॉइडली चलती हैं ऐसे। ठीक है, साइन या कोसाइन में इनको क्या कर सकते हैं हम? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको ये इक्वेशन जरूर पता होनी चाहिए, E इक्वल्स टू ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस का kx। कोस में भी लिख सकते हैं, साइन में भी लिख सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या आ जाएगी आपकी? B इक्वल्स टू बी नोट साइन ओमेगा टी माइनस का kx। देखो इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल हो जाते हैं, और कैसे होते हैं वो थोड़ा मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसके अंदर के k क्या है और ओमेगा क्या है। इसके अंदर आपका k क्या है? जो ये k है, वेयर k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा। जो आपका k है उसको फार्मूला क्या होता है? 2 पाई बाई लैम्डा होता है। और उसको क्या बोलते हैं? k को प्रोपेगेशन कांस्टेंट। k को क्या बोलते हैं? प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और जो ये ओमेगा है, ओमेगा क्या होता है? 2 पाई न्यू, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। पढ़ा भी होगा आपने, ओमेगा क्या आपकी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ओमेगा को क्या बोलेंगे? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये दो इक्वेशन आपको याद करनी है, और ये इसलिए याद करनी है, जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमें वो कहेगा कि किसकी वैल्यू बताओ? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ और वेवलेंथ की वैल्यू बताओ। तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूरा क्लियर आउट हो जाता है। तो जब हम न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे तब हम इसका यूज करेंगे। अब एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको 3 चीजें याद करनी है। पहली क्या बात कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती हैं? एसिलेटेड चार्ज से, या ओसिलेटिंग चार्ज से आपकी क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, किसी स्पार्क से या एलसी ओसिलेशन से। दूसरी क्या बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तीसरी बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या करती हैं? दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या करती हैं? स्पीड ऑफ लाइट से क्या करती हैं? ट्रेवल करती है। कोई भी जो वेव है जब ट्रेवल करती है तो उसकी एक क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, क्या होती है? वेवलेंथ होती है, और कुछ ना कुछ क्या होती होगी उसकी स्पीड। तो उसने कहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो क्या करती हैं? दे ट्रेवल करती हैं, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। और उसके लिए आपको ये फार्मूला जरूर याद करना, क्योंकि कई बार, बहुत बार ये एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है कि इसका फार्मूला क्या होगा। जैसे पिछले साल ही उसने क्या पूछ रखा था आपसे, एक क्वेश्चन आया हुआ था कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय, द स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज गिवन बाय। ऑप्शन दे दिया आपको म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, सेकंड ऑप्शन दे दिया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, थर्ड दे दिया आपको 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और फोर्थ दे दिया नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो आपको पता है भाई, ये मैंने बताया था C किसके बराबर होता है? C इक्वल्स टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो C क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर? थर्ड क्या हो गया आपका करेक्ट आंसर? इस टाइप के आपके न्यूमेरिकल एमसीक्यू आ जाते हैं। दूसरी बात, रिलेशन इसके ऊपर बता रहा हूं। अब ये फार्मूला क्या होता है? C इक्वल्स टू ई नोट बाई बी नोट, C इक्वल्स टू ई नोट बाय बी नोट। सपोज करो कोई आपको कह देता है कि भाई ई नोट की वैल्यू है ना 45 वोल्ट पर मीटर है, किसी न्यूमेरिकल के अंदर वो आपसे कह देता है कि ई नोट की वैल्यू क्या है? 45 वोल्ट पर मीटर है, और आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट करो? आप फाइंड आउट करो बी नोट की। सबसे पहले आप फार्मूला लिखोगे, भाई फार्मूला क्या है? C इक्वल्स टू ई नोट बाई बी नोट, C इक्वल्स टू ई नोट बाई बी नोट। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? बी नोट की। तो बी नोट ऊपर चला जाएगा, बी नोट क्या आ जाएगा? ई नोट बाई सी।
अब आपको पता है भाई ई नोट, जो ई नोट है उसकी वैल्यू कितनी की होना 45, और सी की वैल्यू सभी को पता होगी 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा 15 × 10 की पावर -8 टेस्ला। ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया जो इसी के ऊपर बेस हुआ आपका। ठीक है, और ये आपके कुछ पॉइंट्स थे, एक बार इनको रिवाइज कर लेना, ये आपके एमसीक्यू में पूछ लेते हैं।